हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे एनएचपीसी और इरडा के बारे में। जैसा कि आपको पता है गाइस, अभी के टाइम जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी ग्रोथ कैसी चल रही है, साथ ही साथ जो इंडिया में बिजली डिमांड है उसका क्या सीन है। तो गाइस फिलहाल देखा जाए ना, हमें कुछ अपडेट देखने को मिल रहे हैं। सो आज इस वीडियो में अपन इन दोनों कंपनियों के रिलेटेड कवर करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो एनएचपीसी ने क्या किया है, हाल ही में ऑफर्स लाई है जिसमें रिटेल की जो भागीदारी इंटरेस्ट है वो हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, यानी कि रिटेल ने इंटरेस्ट दिखाया है। तो क्या अपडेट है, क्या यहाँ पे नहीं है, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो इम्पोर्टेंट गाइज कि आज का जो ये वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा। इसमें अपन किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करेंगे। सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च करना मिस मत करिएगा गाइज। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपको देखने को मिल रहा है कि भारत में गाइस सौर ऊर्जा की बढ़ती जो मांग है ना, यानी कि ग्रिड संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ मांग बढ़ रही है, एक तरफ यहाँ पे चुनौतियाँ देखने को मिल रही है। सो गाइस देखिए, भारत के ग्रिड में यानी कि नियामकीय बदलाव ने सौर ऊर्जा में इस आकांक्षा को जन्म दिया है कि इससे उनकी लाभ स्पर्धा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इस बदलाव में एक प्रावधान ये भी है कि यदि सौर ऊर्जा उत्पादक ग्रिड को बिजली की आपूर्ति करने की अपने वादे को पूरा करने में विफल रहते हैं तो उन पर जुर्माना भी लग सकता है यहाँ पे। तो समझिएगा इस, देखिए भारत का जो विद्युत ग्रिड है ना, यानी कि ऊर्जा प्रतिष्ठानों की बढ़ती संख्या की तुलना में धीमी गति से विस्तारित हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप सौर ऊर्जा में कटौती का हिस्सा बढ़ रहा है। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी अधिक आबादी वाला जो देश है उसमें सौर और पवन ऊर्जा की बढ़ती मांग का खतरा मंडरा रहा है। जलवायु थिंक टैंक एंड एम्बर ने पिछले महीने बताया था कि इस वर्ष की पहली तिमाही में ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइन की बाधाओं के कारण 300 गीगावाट घंटे की कटौती हुई, जो कि 3 महीने की अवधि में कुल कटौती का 2/3 यहाँ पे बताया जा रहा है। नई दिल्ली सरकार ने सौर ऊर्जा क्षमता में वृद्धि के बीच बिजली की आपूर्ति की सुरक्षा के लिए प्रावधान करना उचित समझा, क्योंकि ये ग्रिड की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। जैसा कि पर्याप्त सौर ऊर्जा उत्पादन वाले अन्य देशों ने देखा है, जहाँ ग्रिड ओवरलोड से बचने का एकमात्र तरीका बिजली कटौती करना है, जिससे अनिवार्य रूप से बिजली और धन की बर्बादी होती है। तो इस तरीके से अपडेट हमें दिख रहा है, जबकि भारत के सौर ऊर्जा उद्योग यानी कि इसके अनुसार नए नियमों से ऑपरेटरों के राजस्व में लगभग 11% की कमी आ सकती है, जबकि पवन ऊर्जा ऑपरेटरों के लिए ये परसेंट कहीं अधिक हो सकता है, यानी कि 48% तक हो सकता है। लोभी समूह ने चेतावनी दी है कि इससे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली यानी बढ़ते पवन ऊर्जा और सौर बाजारों में से एक निवेशकों की रुचि प्रभावित होगी। बाजार ने 2030 तक 500 गीगावाट पवन और सौर ऊर्जाधन जो यानी ग्रीन एनर्जी उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इस वर्ष के प्रारंभ में प्रकाशित नए उत्पादन पर्याप्तता योजना के अनुसार भारत को अगले 10 वर्षों में अपनी सौर ऊर्जा क्षमता को लगभग 4 गुना, पवन ऊर्जा जो उत्पादन संपत्तियों को 3 गुना करने की उम्मीद है। एंड वही 2025 में देश ने जीवाश्म ईंधन रहित स्रोतों से अपनी स्थापित विद्युत क्षमता का 50% प्राप्त करने के अपने लक्ष्य को निर्धारित समय से 5 वर्षों पहले ही हासिल कर लिया है। नए नियमन के अनुसार के साथ विकास की ये गति काफ़ी हद तक बदल सकती है। एंड इसके बाद एनएचपीसी को लेकर खबर है, जिसमें ओफर्स के शानदार प्रदर्शन किया है एंड गैर खुदरा जो इन्वेस्टर थे उनका हिस्सा 4.74 गुना सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड यानी कि 4 गुना, और खुदरा इन्वेस्टर यानी कि देखिए दो है, गैर खुदरा और खुदरा इन्वेस्टर, दोनों का ही कहा जाए अच्छा इंटरेस्ट ऑफर्स में देखने को मिला है। भारत सरकार द्वारा एनएचपीसी में शेयरों की बिक्री को लिए एक प्रस्ताव लाया गया, यानी कि ऑफर्स लाया गया। निवेशकों ने जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, जिसके परिणाम स्वरूप ओवर सब्सक्रिप्शन विकल्प का जो पूरा हुआ एंड इसके तहत उपयोग किया गया और कुल जो निर्गम का आकार लगभग 60.27 करोड़ शेयरों तक पहुंच चुका है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय के माध्यम से शुरू किए गए ऑफर्स में एनएचपीसी की कुल इक्विटी पूंजी का लगभग 3% के बराबर, यानी कि 30.13 करोड़ शेयरों का आधार प्रस्ताव अतिरिक्त 30.13 करोड़ शेयरों के लिए ओवर सब्सक्रिप्शन विकल्प शामिल था। इस प्रकार कुल प्रस्ताव का आकार देखा जाए तो 60.27 करोड़ के आसपास बैठता है। कंपनी की इक्विटी का लगभग 6% इसको बराबर बताया गया है। ये इशू गैर खुदरा निवेशकों के लिए 2 जून 2026 को 71 शेयर की न्यूनतम मूल्य पर खोला गया था। इसके बाद निवेशकों की प्रतिक्रिया काफ़ी अच्छी रही है। पहले दिन कुल 54.24 करोड़ शेयरों की
खुदरा पेशकश साकार के मुकाबले 94.21 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप 173.69 की सदस्यता हुई। 100% मार्जिन के साथ 36.88 करोड़ शेयरों की बोलियां प्राप्त हुई, जबकि बिना अग्रिम मार्जिन के 57.33 करोड़ शेयरों की बोलियां प्राप्त हुई। दूसरे दिन जो खुदरा इन्वेस्ट यानी कि निवेशकों ने अपनी बोलियों को आगे बढ़ाने वाले गैर खुदरा निवेशकों के लिए खुला था। खुदरा हिस्से ने कुल खुदरा पेशकश आकार यानी कि 6.2 करोड़ शेयरों के मुकाबले 11.48 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुई। यानी कि हर तरीके से जो जिन इन्वेस्टर्स के लिए ये खुला, उन सब ने यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब किया। यानी कि मांग अच्छी खासी हमें इस ऑफर्स को नजर आई एंड सक्सेसफुली यहाँ पे चीज़ें होती हुई दिखी। तो इस तरीके से खबरें हैं दोनों ही कंपनियों को लेकर। देन अगर आगे भी कुछ अपडेट आता, अपडेट करने की कोशिश रहेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको आगे अपडेट मिले। बाकी गाइस अपनी रिसर्च जरूर करिए, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है, तो अपनी रिसर्च जरूर करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।